दोस्तों अभी हाल ही में मैंने हाउलिंग विलेज नाम की एक जापानीज मिस्ट्री हॉरर मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को ताकाशी शिमिजू ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और बाकी प्लेटफॉर्म पे इस फिल्म की रेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर हाउलिंग विलेज मूवी की कहानी को डिस्कस करते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम अकीना और उसके बॉयफ्रेंड यूमा को देखते हैं जो कि रात के 2 बजे एक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़े थे। ये लोग दरअसल में इनुनाकी नाम के विलेज से जुड़े एक र्यूमर को एक्सप्लोर करते हुए इस टेलीफोन बूथ पर आए थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि रेड ब्रिज के पास वाले टेलीफोन बूथ पर हर रात 2 बजे के करीब इनुनाकी विलेज से एक कॉल आती है और उस कॉल को पिक करने वाले इंसान के लिए उस समय पास ही के एक टनल से इनुनाकी विलेज जाने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि असल में इनुनाकी नाम का कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जी हाँ, इनुनाकी जापान में एक अर्बन लेजेंड था और इसे एक ऐसा टाउन बताया गया था जो कि एक कर्स टाउन है एंड इसीलिए कई ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स एंड कई एक्सप्लोरर्स इनुनाकी की मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने आते थे। नाउ सिंस ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कई बार उन एक्सप्लोरर्स की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती थी या फिर वो लापता हो जाते थे, तो इनुनाकी काफ़ी फेमस हो गया था एंड आज अकीना और उसका बॉयफ्रेंड भी इसी विलेज की खोज में आए थे। सो रात के ठीक 2 बजते ही टेलीफोन रिंग करता है एंड अकीना रिसीवर पिक करती है। दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस वाटर फ्लो होने जैसा कुछ साउंड आ रहा था। नाउ लेजेंड्स के हिसाब से अब टनल से विलेज का रास्ता खुल जाने वाला था एंड इसीलिए अकीना और यूमा टनल की तरफ चल पड़ते हैं। यूमा ने कैमरा होल्ड कर रखा था एंड अकीना उसे लीड कर रही थी। थोड़ी देर बाद अकीना और यूमा टनल के एंड पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक साइन दिखता है जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ था कि फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ जापान डू नॉट अप्लाई हियर, यानी कि इस पॉइंट से आगे जापान के कोई नियम और कानून काम नहीं करेंगे। यहाँ यूमा बार बार अकीना को वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन अकीना वॉज एडमेंट ऑन गोइंग फर्दर। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें कुछ पुराने घर दिखाई देते हैं एंड नाउ अकीना को वॉशरूम जाना था तो वो उन्हीं में से एक घर की वॉशरूम को यूज करने का डिसाइड करती है। जब तक अकीना वॉशरूम में थी, यूमा बाहर विलेज को एक्सप्लोर करने लगता है। यूमा को एक घर में बड़ा सा केस दिखाई पड़ता है जहां से उसे बार्किंग साउंड्स आ रही थी, लेकिन पास जाने पर यूमा को वहां एक कुत्ता नहीं बल्कि कुत्ते का स्केलेटन दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ अकीना वॉशरूम से बाहर आ रही थी जहां उसे रियलाइज होता है कि किसी ने उसके वॉशरूम का डोर बाहर से बंद कर दिया है। देन ऑल ऑफ ए सडन बाहर से कई सारे लोग के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है और इसके ठीक बाद ही अकीना के आसपास कई हाथ अपीयर हो जाते हैं जो कि उसे पकड़ने लगते हैं। वहाँ यूमा को एक डार्क एंटिटी दिखाई पड़ती है जिससे डर के वो अकीना के पास भागता है और अकीना खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यहाँ हम उस दोनों के पीछे कुछ डार्क फिगर्स को देखते हैं और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कनाया नाम के एक लेडी को देखते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी और उनके पास एक दूसरी लेडी अपने बच्चे के साथ आई हुई थी। इस लेडी का बेटा रॉय तारो पास्ट कुछ डेज से ही अचानक ही शांत और डिप्रेस्ड रहने लग गया था और कई बार रात को उसे बुरे सपने आते थे। रॉय अपने पेरेंट्स से कुछ छिपा रहा था, इसीलिए उसकी मदर कनाया के पास आई थी। कनाया रॉय से अकेले में बात करती है और उसे पता चलता है कि दरअसल रॉय को एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसे वो मदर कह के बुलाता था। रॉय सेशन एंड होने के बाद कनाया से अपनी मदर की बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कनाया ने ऐसा नहीं किया तो मदर गुस्सा हो जाएगी। ये कहकर रॉय यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो किसी की तरफ वेव करता है। जब कनाया उस तरफ देखती है तो कनाया को वहाँ एक लेडी की स्पिरिट दिखाई पड़ती है। खैर, दूसरी तरफ हम अकीना को देखते हैं जिस पर मूवी के स्टार्टिंग वाले इंसिडेंट का इतना बुरा असर पड़ा था कि वो काफ़ी अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर दी थी। अकीना बिना वजह ही हंसने लगती थी, एक ही गाना बार बार गाती थी, अपने आप से बातें करने लगती थी, वियर्ड स्केचेस बनाने लगी थी और चलते चलते यूरिनेट भी कर देती थी। यूमा कनाया से कांटेक्ट करता है जो कि उसकी सिस्टर थी और वो अकीना को ट्रीट करने में कनाया की हेल्प मांगता है। यूमा कनाया को बताता है कि अकीना उस रात के इंसिडेंट के बाद से ही अजीब बिहेव करने लग गई है और ऐसा इनुनाकी विलेज के कर्स की वजह से हुआ है।
इनके बातचीत के दौरान हम कोटा नाम के लड़के को देखते हैं जो कि यूमा का छोटा भाई था। कोटा को अपने स्कूल से इनुनाकी विलेज की रूमर पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला था और इसीलिए वो भी इनुनाकी विलेज के बारे में और जानना चाहता था। तभी यूमा के डैड मोरितो वहां आते हैं और वो कोटा को डांट कर इन सब बातों में ना पड़ने के लिए कहते हैं। तो इसके बाद कनाया अकीना से मिलने जाती है जहां वो दोनों बात करते हैं और इस दौरान कनाया को अकीना से कुछ नेगेटिव वाइब्स आती हुई फील होती है। उस रात अकीना एक टावर से यूमा की आंखों के सामने जंप करके अपनी जान दे देती है। ना अकीना की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम डॉक्टर यामानोबी करते हैं और वो मोरितो को पर्सनली बताते हैं कि अकीना की मौत डूबने से हुई है। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज वेरी शॉकिंग क्योंकि हम सब ने उसे टावर से कूद कर मरते देखा था एंड अकीना की ऑटोप्सी में ये भी पाया गया था कि वो प्रेग्नेंट थी। इस पॉइंट पे यूमा मान लेता है कि ये सब कुछ उस विलेज की वजह से हो रहा है और वो अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर उस टनल को ही जलाने निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि टनल पहले से ही सील्ड था। यूमा यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उस रात जब वो लोग यहाँ आए थे तब ये टनल सील्ड नहीं था। यूमा अपने फ्रेंड्स को बाहर रुकने के लिए बोलकर टनल में एंटर करता है। इसी बीच हम कार में कोटा को देखते हैं जो कि इन लोगों के साथ कार में छिपकर ही आ गया था। कोटा अपने साथ एक रिकॉर्डर कैमरा लाया था और उसे भी उस टनल से कुछ बार्किंग की आवाज आती है। कोटा को ऐसा फील होता है एज इफ यूमा उसे बुला रहा है और कोटा भी उस टनल के अंदर चला जाता है। टनल के अंदर हम कई स्पिरिट्स को देखते हैं जिसके बाद हमें यूमा की स्क्रीम सुनाई देती है। यूमा के फ्रेंड्स इस सब से डर जाते हैं और वो यूमा की फैमिली और पुलिस को इन्फॉर्म करके सब कुछ बता देते हैं। सब लोग यहाँ आते हैं एंड पुलिस को टनल के पास ही कोटा का कैमरा पड़ा हुआ मिलता है जिससे ये साफ हो जाता है कि उन दोनों के साथ कुछ तो हुआ है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स खुद भी टनल में एंटर करने से डर रहे थे और इसीलिए वो किसी को भी वहां नहीं जाने देते। यूमा की मदर टनल के अंदर जाने की जिद करने लग जाती है और रोके जाने पर वो अजीब बिहेव करने लग जाती है। दूसरी तरफ कनाया को रॉय की मदर कांटेक्ट करके बताती है कि रॉय सडनली काफ़ी बीमार हो गया है और वो अनकॉन्शियस स्टेट में हॉस्पिटल में पड़ा है। हॉस्पिटल आकर कनाया को ये पता चलता है कि डॉक्टर यामानोबी जिन्होंने अकीना की ऑटोप्सी की थी उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिस वजह से वो भी एडमिट थे। रात को कनाया रॉय के रूम में उसके पास ही रुक जाती है एंड थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। जब कनाया की नींद खुलती है तो वो रॉय को अपने बेड पर नहीं बल्कि यामानोबी के रूम के बाहर पाती है। कनाया जब उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तब रॉय उसे बताता है कि उसके दादा ने उसे यहाँ बुलाया है। कनाया यहाँ कुछ समझ नहीं पाती लेकिन जब वो यामानोबी के रूम के अंदर देखती है तब वो यामानोबी के बेड के चारों तरफ ढेर सारे स्पिरिट्स को देखती है। यहाँ हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि वो सभी स्पिरिट सेम सॉन्ग रिपीट कर रही थी विच वॉज इफ़ द हार्वेस्ट इज रॉटन पुट अ लिड टू इट, यानी कि अगर फसल खराब हो गई है तो उसे ख़त्म कर दो ना। वो स्पिरिट्स कनाया और रॉय की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी अचानक यामानोबी का स्पिरिट उनके सामने आ जाता है और वो उन पर चिल्लाता है कि यू हैव द ब्लड ऑफ दोज डॉग किलर्स इन यू। तभी एक नर्स यहाँ एंटर करती है जिसके आते ही सब नॉर्मल हो जाता है। ये नर्स कनाया को बताती है कि मिस्टर यामानोबी की 2 मिनट पहले ही डेथ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कनाया आप समझ जाती है कि रॉय का इन स्पिरिट्स और उस टनल से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है क्योंकि आज जिन स्पिरिट्स को उन्होंने देखा था वो वही लाइंस रिपीट कर रहे थे जो अकीना मरने से पहले तक गुनगुना रही थी। रॉय के पेरेंट्स से बातचीत करने पर कनाया को पता चलता है कि रॉय उनका असली बेटा नहीं था। दरअसल उन लोगों का बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था एंड सेम डे एक लेडी ने रॉय को जन्म दिया था और उसे जन्म देते ही वो मर गई थी ना। क्योंकि रॉय का और कोई भी नहीं था तो उन लोगों ने रॉय को अडॉप्ट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम यूमा के फ्रेंड को देखते हैं जिसकी कार उसी टेलीफोन बूथ के सामने बंद पड़ जाती है। वो कॉल करके अपने बाकी के दोस्तों को हेल्प के लिए बुलाता है और यहाँ आकर वो देखते हैं कि उसकी कार वहीं पर थी बट वो खुद कहीं गायब था ना। रात के 2 बज गए थे और वो टेलीफोन रिंग करता है। उनमें से एक उस फोन को रिसीव करता है बट उसे कोई आवाज़ नहीं आती। देन दूसरा दोस्त भी बूथ में कॉल सुनने आता है एंड इसके बाद वो बूथ अपने आप लॉक हो जाता है और अचानक ही टेलीफोन बूथ में पानी फिल होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हम बूथ के बाहर कई सारे स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि उस बूथ को घेर कर खड़े थे और वही लाइंस दोहरा रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कनाया पर आता है जो कि अपने डैड मिस्टर मोरिता से इस सब के बारे में बातें कर रही थी एंड मिस्टर मोरिता यहाँ काफ़ी परेशान नजर आते हैं। उनके हिसाब से उनकी फैमिली पर इस कर्ज का जो असर पड़ा है वो उनके एंसेस्टर्स की वजह से पड़ा है। कनाया अपने ग्रैंडपा के पास जाती है जहाँ जाकर उसे अपने ग्रैंड मदर के बारे में याद आता है। दरअसल उसकी ग्रैंड मदर को भी स्पिरिट्स वगैरह दिखाई पड़ते थे और उन्हीं से कनाया को भी ये गिफ्ट मिला था।
कनाया अपने ग्रैंडपा को इनुनाकी टनल के बारे में बताती है और ये सुनकर ग्रैंडपा कनाया को बताते हैं कि दरअसल इनुनाकी विलेज ओल्ड टाइम्स में एग्जिस्ट करता था एंड विलेज के पास ही एक डैम के ब्रेक हो जाने से वो पूरा विलेज बाढ़ में डूबकर खत्म हो गया। कनाया को यहाँ अपनी ग्रैंडमदर के साथ एक आफ्टरनून की बात याद आती है जहाँ वो दोनों एक साथ बैठे थे और तब उसने एक लड़के को थोड़ी दूर पर खड़े देखा था एंड सरप्राइजिंगली वो सेम लड़का उसे वहीं थोड़ी दूर खड़ा दिखाई पड़ता है। कनाया को बचपन में ही इस लड़के की विजन आ गई थी और वो आज इस लड़के से मिलती है। वो लड़का अपना नाम केंजी बताता है और वो खुद इनुनाकी के बारे में कई सारी डिटेल्स जानता था। बात करने पे वो कनाया को कुछ ओल्ड रिकॉर्डिंग्स दिखाता है जिनसे हमें पता चलता है कि ओल्ड टाइम्स में इनुनाकी विलेज के लोग काफ़ी खुशी खुशी रहा करते थे। बट देन एक दिन वहाँ एक पावर कंपनी के लोग आए जिन्होंने इस विलेज के आसपास डैम बनाने का डिसाइड किया था। नाउ इनुनाकी विलेज के लोग नहीं चाहते थे कि उनके विलेज को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए और इसीलिए वो लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं। अब सिंस पावर कंपनी के लोगों को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था और वो नहीं चाहते थे कि विलेजर्स की वजह से उनका काम में कोई रुकावट आए, तो उन लोगों ने इनुनाकी के लोगों को वहां से हटा देने के लिए उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और कुछ पॉलिटिकल पावर्स की हेल्प से ये प्रूव करा लिया कि इनुनाकी जैसा कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उस जगह पे वो बोर्ड लगाया गया जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ जापान डू नॉट अप्लाई। इसके बाद पावर कंपनी के लोगों ने इनुनाकी विलेज के साथ जो किया वो किसी कर्ज से कम नहीं था। जी हाँ, उन लोगों ने उनके विलेज में वाइल्ड डॉग्स छोड़ दिए जिनके काटे जाने से कई विलेजर्स रेबीज से मारे गए। उन लोगों ने इनुनाकी की वुमेन के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया एंड इनफैक्ट उन्हें फोर्स किया टू मेट विथ वाइल्ड डॉग्स एंड एट द एंड डैम बन जाने के बाद पूरा विलेज पानी में डूबकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कनाया इस रिकॉर्डिंग में अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को देखती है और वो रियलाइज करती है कि पावर कंपनी के हेड और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के ग्रेट ग्रैंडफादर ही थे और इसीलिए उनकी फैमिली के साथ ये सब हो रहा था। इसके बाद हम कनाया और केंजी को उस टेलीफोन बूथ के पास जाते देखते हैं और 2 बजे कॉल रिसीव करने पे उसे दूसरी तरफ से यूमा और कोटा की आवाज़ आती है जो कि उससे हेल्प मांग रहे थे। कनाया और केंजी टनल से होते हुए इनुनाकी विलेज में एंटर कर जाते हैं और यहाँ ऐसा लगता है जैसे वो लोग समय में पीछे आ गए हों। यहाँ वहाँ विलेजर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी एंड एक केज में उन्हें यूमा और कोटा बंद दिखाई पड़ते हैं। कनाया उन दोनों को फ्री करती है एंड देन वो और केंजी एक दूसरे केज के पास जाते हैं जहाँ माया नाम की एक लड़की एक केज में पड़ी हुई थी और उसके बगल में ही एक न्यू बॉर्न बेबी रखा हुआ था। केंजी उसे बताता है कि थोड़ी ही देर में ये विलेज डूब जाने वाला है और उससे पहले कनाया को इस बच्चे को लेकर विलेज से बाहर निकालना होगा। जब ये विलेज डूब जाएगा तब ये बच्चा ही इनुनाकी विलेज का अकेला मेंबर होगा जो इनुनाकी विलेज की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएगा, जिससे इनुनाकी विलेज का कर्ज खत्म हो सकेगा। नाउ कनाया उस बच्चे यूमा, कोटा और केंजी के साथ बाहर भागने लगती है बट इसी बीच माया अपने बच्चे को लेने उनके तरफ दौड़ पड़ती है। माया एक ईविल में बदल गई थी और उन पर अटैक करने लगती है। यूमा और केंजी माया को रोकने में लग जाते हैं और कनाया और कोटा को उस बच्चे के साथ बाहर भागने के लिए कहते हैं। कनाया और कोटा उस बच्चे के साथ टनल से बाहर निकलते हैं बट बाहर आकर हम उस बच्चे को उनके पास नहीं देखते। वो दोनों यहीं बेहोश हो जाते हैं और अगले सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं और दूसरी तरफ हम उस बच्चे को एक ओल्ड सी जगह पर देखते हैं जहां उसे एक फैमिली अपने साथ उठाकर अपने घर ले जाती है। कनाया को डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें उसके भाई यूमा की डेड बॉडी मिली है, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि डेड बॉडी के साथ ही पुलिस को 2 और रॉटन स्केलेटन साइड बाय साइड मिले थे एंड इन्हें देखकर कनाया साफ समझ जाती है कि ये असल में केंजी और माया थे। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाउलिंग विलेज मूवी की कहानी एंड आई नो आप सभी के मन में कुछ सवाल होंगे लाइक कनाया यूमा की सिस्टर ही थी तब उसकी डेथ क्यों नहीं हुई, या फिर इनुनाकी विलेज से आने के बाद उस पर कर्ज का असर क्यों नहीं हुआ, इनुनाकी विलेज का कनाया की फैमिली से क्या रिलेशन था, केंजी कौन था और मूवी के लास्ट सीन का क्या मतलब था। वेल, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इनुनाकी विलेज एक शांत और सुंदर विलेज हुआ करता था एंड देन वहाँ एक पावर कंपनी आई जिन लोगों को वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट लगाना था। नाउ इनुनाकी के लोग उन्हें अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते थे एंड इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे। सिंस कंपनी के लोग काफ़ी पावरफुल थे तो उन लोगों ने पावर का गलत इस्तेमाल करके इनुनाकी विलेज का नामो निशान खत्म करने का डिसाइड कर लिया। उन लोगों ने इवन मैप से इनुनाकी की लोकेशन को ही हटा दिया एंड इस तरह ये प्रूफ करा दिया कि इनुनाकी जैसा कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
इनुनाकी के लोग फिर भी अपने हक के लिए लड़ते रहे, जिसके बाद पावर कंपनी के लोगों ने विलेजर्स को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया एंड एट द एंड डैम का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने उस विलेज पर पानी छोड़ दिया, जिसमें सारा का सारा विलेज बह गया। इस पावर कंपनी के ओनर कनाया के फादर के ग्रैंडपा थे, यानी कि कनाया के ग्रेट ग्रैंडफादर। एंड कोइंसिडेंस ऐसा कि कनाया की नानी इनुनाकी विलेज की ही एक वंशज थी, इसलिए उनके पास घोस्ट को देखने की पावर थी एंड कनाया के पास भी अपने नानी के पावर्स थे। नाउ सिंस इनुनाकी की विमेन के साथ ही बुरा हुआ था एंड कनाया के अंदर इनुनाकी का वंश का ही ब्लड था, इसलिए उसे कोई हार्म नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो उस पावर कंपनी से बिलोंग करते थे या उसके मेंबर थे, उन सब पे कर्ज का असर हुआ और उनकी डेथ हो गई थी। मूवी में वो सीन जहां हम अकीना और बाद में उन घोस्ट्स को एक ही लाइन गाते हुए देखते हैं, विच वॉज इफ द हार्वेस्ट इज रॉटन पुट अ लिड टू इट। इसका मतलब यही था कि जिन लोगों का वंश यानी कि ब्लड लाइन जो उस पावर कंपनी से बिलोंग करती है, वो लोग खुद भी अपने एंसेस्टर्स की तरह ही निर्दयी और खराब है और इसीलिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। शायद यही वजह है कि इनुनाकी के घोस्ट उन लोगों को हॉन्ट करते थे। Well, one other important thing to notice is that कि इनुनाकी टनल एक टाइम लूप था जो हर रात 2 बजे ही ओपन होता था, क्योंकि ठीक 2 बजे ही उस डैम का पानी इनुनाकी विलेज पे छोड़ा गया था। नाउ कनाया इस टाइम लूप से जुड़ी हुई थी एंड वही थी जिसकी वजह से इनुनाकी का ब्लड लाइन आगे कंटिन्यू हो पा रहा था। दरअसल केंजी और माया कनाया की नानी के पेरेंट्स थे और वो बच्चा जिसे कनाया टनल से बाहर लाती है, वो बाहर आते ही अपने टाइम लूप में चला जाता है, जहां उसे एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। इसलिए जब हम यूमा की डेड बॉडी को देखते हैं, तब हमें उसके पास जो डेड बॉडी मिलती है वो इतनी रॉटन होती है क्योंकि वो सालों पहले ही सड़ चुकी थी। एंड वन अदर डिटेल जो कि देखने वाली है कि इनुनाकी के घोस्ट सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करते थे जिनका संबंध उस पावर कंपनी की ब्लड लाइन से होता है एंड उन लोगों की डेथ में कहीं ना कहीं वाटर की प्रेजेंस जरूर होती है, क्योंकि इनुनाकी के लोग पानी में ही डूबकर मारे गए थे। इसके अलावा बाकी लोग या तो इनुनाकी विलेज में एंटर करके वहां हुई चीज़ों को देख या फील करके इतने परेशान हो जाते थे कि वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देते थे। नाउ मूवी कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी है एंड जापान के एक अर्बन लेजेंड इनुनाकी विलेज को रिवाइव करते हुए यहाँ एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन पेश किया गया है। इस वर्जन में हमें यह बताया जाता है कि पैसा और प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट एंड ट्रेडिशंस। हम सब ने कई बार देखा होगा कि इन्वायरमेंट रिच प्लेसेस को फैक्ट्रीज और प्लांट्स वगैरह लगाकर बर्बाद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोगों को अपनी ज़मीन, घर और कई बार अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ती है। मूवी की रीच काफ़ी कम होने के कारण से ज़्यादा कुछ खास रेटिंग्स नहीं मिले हैं, बट मूवी 1 टाइम वॉच है एंड इसका सस्पेंस काफ़ी शॉकिंग है। जल्दी अपने लेट नाइट शो में मैं इनुनाकी विलेज के अर्बन लेजेंड को कवर करूंगा, तो आप सब उसे मिस मत करिएगा, जिसके लिए यू नो कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सो दोस्तों, ये थी मूवी हाउलिंग विलेज की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।